मान लो पैसा मेरे पास टिकता नहीं, तो इसमें मेरे पास दो इमोशंस की बहुत भारी कमी है। ना 2026 में हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर काम करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, बेटर करना चाहता है, मल्टीप्लाई करना चाहता है। वो कैसे इसको मैनिफेस्ट कर सकता है? लर्निंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अनलर्न करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने गलत सीखा हुआ है। निकोला टेस्ला ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी, यहां से मैंने इसको डिकोड करना शुरू किया कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ। लोग अपनी जवानी बेच देते हैं बुढ़ापा खरीदने के लिए। आप मेडिटेशन में बैठ के देखो, जितने विचार जीवन में कभी नहीं आए सारे आ जाएंगे। बनते कैसे हैं ये बिलीफ? डॉक्टर पॉल मैकेना कहते हैं कि बिलीफ मेनली दो ही चीजों से बनते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर किसी इंसान का ट्रिगर हो जाए, आप कितनी स्टडीज उठा के देख लो कि वो जिंदगी में कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। कनेक्टिंग बैक टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आई कोटेड शंकर भगवान की, कि उसे सदा ही डर रहता है जो ऊंचा चढ़ जाएगा, जो बैठा है धरती पे उसे नीचे कौन गिरा। हर नए साल की तरह इस साल भी आप में से कई लोगों ने अपनी लाइफ के 3 मेन पिलर्स हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स के लिए नए रेजोल्यूशंस, नए गोल्स बनाए होंगे। पर फोर्ब्स की एक रिसर्च पता है क्या कहती है? फोर्ब्स की रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ अगले 3 महीनों के अंदर ही मैक्सिमम लोग अपने न्यू ईयर गोल्स पर गिव अप कर देते हैं। पर इस गिव अप करने का कारण लो एम्बिशन या आपका अनलकी होना नहीं है, बल्कि आपकी माइंड की वो सीक्रेट पावर है जिससे मैक्सिमम लोगों ने कभी अनलॉक नहीं। और इसी माइंड टेक्निक को अनलॉक करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हेल्थ, वेलनेस एंड माइंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच अनुराग ऋषि, जिन्होंने पिछले 11 सालों में अपने फ्रेमवर्क्स की मदद से कई लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है, उनको हील किया है। आज का ये पॉडकास्ट 25-30 बुक्स पढ़ने के बराबर है। इस एक पॉडकास्ट में हमने उनसे जाना कि कैसे कोई अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रख सकता है, अपने अंदर पास्ट के जो दबे हुए इमोशंस हैं उनको कैसे पहचान सकता है और रिलीज कर सकता है, खुद को लेकर जो पैसे के या हेल्थ के बिलीफ्स बने हुए हैं उनको समझना और उनको बदला कैसे जाता है, क्या है वो मैनिफेस्टेशन फ्रेमवर्क जो 2026 में आपको अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ लोगों के लिए काम ही नहीं करता, और क्या है मेंटल मूवी टेक्निक जिससे आप अपने बेटर वर्जन को विजुअलाइज करके रियलिटी में बदल सकते हैं। इसी पॉडकास्ट में हमने स्ट्रेस को रिलीज करने के, इमोशंस को मैनेज करने की लाइव एक्सरसाइजेस करी और कई ब्रेन हैक्स अनुराग ने शेयर करे। आई वुड से कि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, एक लाइफ चेंजिंग कोर्स है। तो अपनी डायरी या नोटपैड रेडी रखो, क्योंकि इस पॉडकास्ट में बताए हर एक पॉइंट से आप अपने 2026 को ब्रेव, बैलेंस और ब्रिलियंट बना सकते हो। मैंने एक चीज अक्सर पूछता हूं तो मैं उसी से शुरू करता हूं। सो आई ऑलवेज, इट्स वेरी जेन्युइन एंड पर्सनल क्यूरियोसिटी कि अगर कोई कुछ करता है तो क्यों करता है, सो व्हाई यू डू व्हाट यू डू। तो दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, इसके पीछे आपका वाई क्या है, क्यों आपने ये शुरू किया, क्या कारण है, व्हाट ट्रिगर्ड यू और व्हाट इंस्पायर्स यू। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको थोड़ा कम में समराइज कर सकूँ। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ सेल्स ट्रेनर, सेल्स मेरा फोर्टे रहा हमेशा से, और मेरा जॉनरा भी यही था कि मैं की नोट स्पीचेस सभी सेल्स के अराउंड होती थी। तो मैंने कॉर्पोरेट में बहुत काम किया। एक लाइफ में ऐसा टाइम आता है, हम सबके साथ आता है, कि जब लाइफ आपको बुरी तरह से पटक देती है, धाराशायी कर देती है। तो ऐसा एक लाइफ में मोमेंट मेरे पास भी आया, और अगर मैं उसको डिटेल में जाऊंगा तो एक लंबी कहानी शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं यूं बताऊं कि ऐसे लगा कि जैसे जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया हो, हर एक एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप वाइज, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, सब चीजों में बिल्कुल, हर चीज, कमर टूट जाना जिसको कहते हैं, वैसा हो गया। एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया कि आपको एक बुक पढ़नी चाहिए। बुक का नाम था एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस। वो लिखी थी नॉर्मन कजन ने। एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई, उसको 26-26 पेन किलर्स लेनी पड़ती थी दिन में। उसके बाद भी उसकी बॉडी से पेन जाता नहीं था, और डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने का टाइम तुम्हारे पास है। मैंने वो बुक पढ़नी शुरू की, एनाटॉमी ऑफ इलनेस, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, नॉर्मन कजन। उस बुक में एक जगह पे एक रेफरेंस आता है, तो वो नॉर्मन कजन डॉक्टर से पूछता है कि ये इलनेस मुझे क्यों हुई। मैंने कोई टबैको, सिगरेट, शराब, मैंने कभी जिंदगी में कुछ हाथ नहीं लगाया। डॉक्टर ने बोला, क्या तुम्हारे पास यहाँ कुछ बर्डन रखा हुआ है? हाँ, डायरेक्टली कनेक्ट कर जाता। कहता हाँ। बचपन में जाता है, कहता यार ये तो बहुत पुराना रखा हुआ है, मैं तो इसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा, दिस इज व्हाट
एग्जैक्टली द थिंग इज जो आपके हम्म, माइंड में सब कुछ क्रिएट कर रही है और इसकी वजह से आपको ये डिजीज हुई है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर ये नेगेटिव थॉट्स या ये बर्डन या ये चाइल्डहुड ट्रॉमा मुझे बीमारी दे सकता है तो क्या हैप्पीनेस मुझे ठीक भी कर सकती है? डॉक्टर वाज हम्म, स्केप्टिकल, उसने कहा आई आई डोंट एग्जैक्टली नो हम्म, अबाउट इट, लेकिन उसने कहा मुझे पता चल गया कि ये कर सकती है। उसने एक दोस्त को साथ लिया। हम्म, जिंदगी में दोस्त जो आपके आपके साथ काम कर देते हैं, मुझे लगता है इंसानियत ने, मानवता ने आज जो सबसे बड़ी चीज खो दी है वो दोस्ती खो दी है। हम्म, उसने अपने एक दोस्त को लिया। उस जमाने में वीसीआर होते थे। हम्म, आप तो जब आपकी शुरू की वीडियोस देखी तो अब आप तो सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे हाँ, वीसीआर से। कैसेट्स डलती थी उसमें। तो हम्म, उसने लॉरेल एंड हार्डी और चार्ली चैपलिन की टेप्स अरेंज की। हाँ, हाँ, वो टेप्स अरेंज करके उसने उनको प्ले करना शुरू किया कि अगर नेगेटिव थॉट बीमार कर सकता है और मैं खुश रहूंगा तो मैं शायद ठीक हो जाऊं। साथ में हम्म, उसने विटामिन सी एसॉर्बिक एसिड जो था उसका अरेंजमेंट किया। वो बोलता कि अगर मैं 10 मेडिसिन भी लेता तो मुझे 20 मिनट्स की स्लीप आती, उसमें भी मुझे पेन होता रहता। हाँ, लेकिन अगर मैं 20 मिनट्स का बेली लाफ्टर करता, इंटेंस बेली लाफ्टर, हम्म, तो मैं 2 घंटे पेनलेस स्लीप लेता बिना दर्द के। मतलब जैसे मैं ट्रांस में मतलब एनेस्थीसिया दे दिया गया हो, एले लगा दिया गया हो। उसको समझ में आया कि ये मेरी बॉडी में चेंजेस लेकर के आ रहा है और कुछ ही टाइम में जब वो वापस आया उसने देखा कि उसकी सारी जो बॉडी से जो भी डिजीज थी वो जा चुकी थी। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मैंने कहा यार एक इंसान कर सकता है। फिर यस, मेरे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट भी आया, हर जगह पे आता है। मैंने कहा यार ये तो हो सकता है मार्केटिंग गिमिक हो, बेचने के लिए कई बार हाँ, किताब लिख दी जाती है। मैंने गूगल किया भैया। अरे यार जो मुझे वहां से रेफरेंसेस मिले, यू हाँ, कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे, हम्म, कैली टर्नर की बुक मिली रेडिकल रेमिशन, प्लेसिबो बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा, बिकमिंग सुपरनैचुरल। मतलब इतनी बुक्स थी और मुझे इतने रेफरेंसेस मिले जहां से मुझे ये समझ में आया कि यू कैन हील एनीथिंग, नॉट जस्ट योर फिजिकल बॉडी, एनी एस्पेक्ट योर लाइफ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंस, सोशल लाइफ, एनीथिंग। एंड शायद वही आपका एक रीजन बन जाता है कि आपको समझ आ गया कि यार ये ब्रह्मास्त्र है, मैं कॉर्पोरेट में जो कर रहा हूँ इट इज वैल्यूएबल, इट इज इंपॉर्टेंट, बट ये रूट ठीक कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, उसके पीछे एक कारण था ना कि अगर मैं मान लो मैं अच्छी कंपनीज के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हम्म, मैं टाटा मोटर्स के साथ काम कर रहा हूँ, मैं आदित्य बिरला ग्रुप के साथ काम कर रहा हम्म, हूँ, मुझे ट्रेनिंग का पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा है। हम्म, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप कंक्लूजन निकालते हो तो आपको पता चलता है कि सुख एक्चुअल में ये है ही नहीं। मतलब जब आपके पास आपकी हेल्थ ठीक है ना, तो आपके पास 100 ड्रीम्स हैं। हम्म, अगर आपकी हेल्थ खराब है ना, आपके पास एक ही ड्रीम है। राइट, हम जिस बचपन को मतलब आज हम ढूंढते हैं, जब हम बच्चे होते हैं ना हम उससे बोर हो जाते हैं। हमारा जल्दी से मन करता है कि यार मतलब हम पापा का रेजर उठा के भी लगाएंगे, हम सारे वो काम करेंगे। लड़कियों को देखो, मम्मी की साड़ी पहन, उनको होता है जल्दी से बड़ा हो, हाँ, क्योंकि बड़ा होने में लगता है बड़ा ल्यूक्रेटिव है, हाँ, मतलब बड़ा आनंद है। जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं हमारा फिर से मन करता है कि बच्चा हो जाए, हम फिर क्यों से क्यों वापस। होता है ऐसा? क्योंकि उस समय पर हमें ये बोध नहीं होता, हम कभी भी अपनी लाइफ को प्रेजेंट में रह के जी नहीं रहे होते। हम या तो पास्ट को पकड़ के रखते हैं या फ्यूचर को अच्छा देख के उसकी तरफ भागते रहते हैं। जब हम यंग एज में भी आ जाते हैं तो हमें लगता है वो पास्ट सही था, हाँ, या कल को मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच, या मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। हम फ्यूचर की तरफ देख रहे होते हैं। तो जो आज है, मतलब हाँ, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन रंग दे बसंती में बड़ा खूबसूरत आमिर खान डायलॉग बोलते हैं कि पास्ट उधर है, फ्यूचर इधर है, और हम हाँ, जो है हमारे पास हम उसको चैरिश नहीं कर रहे हैं। यस, बचपन में लगता है कि कल को ये हो जाए, जवानी में लगता है पास्ट ठीक था, फ्यूचर ये हो जाए। हमेशा पास्ट और फ्यूचर हमें पुल करते रहते हैं। हाँ, लेकिन एक दिन समझ में आता है कि इंसान, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि लोग अपनी जवानी बेच देते हैं बुढ़ापा खरीदने के लिए। क्या बात एंड ऑफ द डे हर एक इंसान यही सोच रहा है कि मैं भाग के कैसे, मतलब हम लोगों को देख रहे हैं वो सक्सेसफुल, वो पैसा, वो ये। जब हम वहां पहुंचते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमने जितना पैसा कमाया, मतलब इसका मतलब ये नहीं है मैं पैसा को गलत, आई लव मनी लाइक एनीथिंग। मेरे से बड़ा पैसे से मोहब्बत करने वाला व्यक्ति नहीं आपको मिलेगा। लेकिन उसके साथ सुख को भोगना, सुख को जीना, वो तब होगा जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। हम एक चीज की बात कई बार कर रहे हैं, प्रेजेंट में रहने की, और कहीं ना कहीं सुना है सबने कि प्रेजेंट में रहना चाहिए, पास्ट एक बीती हुई चीज है, सच नहीं है, फ्यूचर एक इमेजिनेशन है, सच नहीं है, सच सिर्फ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इज द ओनली प्रेजेंट वी हैव। हाउ? और मैं इसमें बोलूंगा कि ये अगर कोई 3 स्टेप फ्रेमवर्क अपना ले, हाँ, हाँ, जिसमें सबसे पहला तो है अवेयरनेस, हम्म, कि वो अवेयरनेस सबसे पहले ये आना भी बहुत जरूरी है हम्म, कि मैं इस चीज के लिए अवेयर हूं कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट में आना है। हाँ, दूसरा, डिसकनेक्शन, लेट हाँ, गो।
कि आप जब तक, क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, हम इतने ज्यादा ओवरलोड हो रखे हैं इन्फॉर्मेशन से, कि वो इन्फॉर्मेशन हमें उस प्रेजेंट में आने ही नहीं देती। वो चाहती है कि तुम मुझे और पाओ, तुम मुझे और पाओ, तुम मुझे और पाओ। तो दूसरा, आप डिस्कनेक्ट हो जाओ। तो आप वो जो चीजें डिस्ट्रैक्शन दे रही हैं, उनको कुछ टाइम के लिए अपने से दूर करो। उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? मोबाइल। मुझे पता है सब लोग बीवी बोलने वाले थे, लेकिन मोबाइल। मजाक कर रहा हूं। वो मोबाइल को आप कुछ समय के लिए, तो अगर आप अवेयर हो, और दूसरा स्टेप कि आप वो उससे थोड़ी देर के लिए दूरी बना लें, डिटैचमेंट थोड़ी देर के लिए, और फिर आप एक काम करें। मतलब मैं ये बिगिनर लेवल के लिए बता रहा हूं कि एक काम करना है। वो ये करना है कि आपने अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना है। सांस को गहरा करना है, डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करनी है, लंबा करना है, और सिर्फ अपनी ब्रेथ को देखना है कि ये सांस आई, ये सांस गई, ये सांस आई। पहले दिन मौत लगेगी ये करने में, क्योंकि मन की मृत्यु हो रही है यहां पे तो। और मन आपको छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना चाहता। आप मेडिटेशन में बैठ के देखो, जितने विचार जीवन में कभी नहीं आए सारे आ जाएंगे। कहेंगे कहां जा रहा है, हमें भी सोच। क्योंकि उसको पता है कि मन की मृत्यु है, अगर ये ध्यान में चला गया तो। जितनी खुजली कभी नहीं हुई मेडिटेशन में बैठो, यहाँ पे वो मक्खी मच्छर, पता नहीं कोई आवाज लगाएगा, कोई बेल बजाएगा, कोई फोन की, सारी दुनिया की डिस्ट्रैक्शन आ जाएंगे एक बार ध्यान में बैठ के देखो। क्यों? क्योंकि मन की मृत्यु है। दूसरी चीज, आप उन चीजों को दूर करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तीसरी चीज, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं आती जाती। दिन में 5 मिनट का ये रिचुअल, ये 3 चीजों को अगर हम करें, अवेयरनेस हो जाए, चीजों से डिस्कनेक्ट, सब स्पेशली मोबाइल से, कोई हमको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। आप देखोगे कि आपने ये 5 मिनट जो प्रैक्टिस किया ना, जैसे एक मैराथन रनर होता है, जैसे हमारी जो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट है वो 60 से 80 के बीच में रहती है, मैराथन रनर की 40 तक चली जाती है। जैसे एक जो कार्डियक, मतलब जो कार्डियक एक्टिविटीज ज्यादा करता है, उसकी बॉडी में एंड्योरेंस ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे ही जब हम ये 5 मिनट के लिए ये साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं अपने साथ बैठने का, सिर्फ सांसों को देखने का, तो जो बाकी के 23 घंटे और 55 मिनट है, ये वहां की जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, ये वहां का जो एजिटेशन है, ये उसको स्लो डाउन कर देता है, काम कर देता है, रिलैक्स कर देता है। आपके डिसीजंस अब गहरे तलों से आएंगे माइंड के। अक्सर आपने देखा है, मैंने लोगों को सुना है, जेलों में बंद लोगों को सुना है, वो बोल रहे हैं कि अगर 5 मिनट रुक जाते तो जेल में ना होते। सिर्फ 5 मिनट डिसीजन पोस्टपोन कर लेते, जेल में ना होते। क्योंकि वो डिसीजन होश में नहीं लिया गया, बेहोशी में लिया गया। अगर हम ये 5 मिनट अपनी ब्रेथ को देखने का एक छोटा सा रिचुअल बनाएं, आप होशपूर्ण होने लगेंगे, माइंडफुलनेस बढ़ने लगेगा। और इसके साथ जब आप थोड़े एडवांस लेवल पर जाएं, तो एक काम करो, श्रोतापन। जो कर रहे हो वो हो जाओ। ये मेरी लाइफ के लिए सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चीज थी जब मैंने पहली बार ये आचार्य रजनीश से सुना था। उनके जीवन की बहुत सी चीजें मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डालती हैं, और आज उनकी बहुत सी प्रैक्टिसेस मैं लोगों तक पहुंचाता हूं। तो उनसे ये पहली बार सुना था कि जो कर रहे हो वो हो जाओ। इससे बड़ा ध्यान दुनिया में नहीं बना है। और जो व्यक्ति प्रेजेंट में आ गया, वो सिर्फ शुक्र अदा करता है जी। क्योंकि कंप्लेंट कब है? पास्ट की है। डिप्रेशन एंजाइटी किसकी है? चिंता डर किसका है? फ्यूचर का है। जो व्यक्ति प्रेजेंट में आ गया, उसके पास ना डर है, ना उसके पास चिंता है, उसके पास सिर्फ स्वीकार है और सिर्फ आभार है। तो मुझे लगता है ये छोटा सा रिचुअल कोई अपनाए तो ये लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव टूल हो जाए। 2026 में कोई चाहता है कि अपनी हेल्थ और बढ़िया और इम्प्रूव करे, खराब है तो ठीक करे, वेल्थ इंक्रीज कर पाए, मल्टीप्लाई कर पाए, इन शॉर्ट लाइफ में ग्रो कर पाए, उसको अगर ये मैनिफेस्ट करना है, तो क्या हम उसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक लड़का है 22 साल का, उसका नाम है यश, और यश अपना 2026 में हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर काम करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, बेटर करना चाहता है, मल्टीप्लाई करना चाहता है। वो कैसे इसको मैनिफेस्ट कर सकता है? मैं यहाँ पर एक आपको एब्रीवेशन मैं भी एक देना चाहूंगा। हाँ। जैसे हम लोग मीम बनाते हैं, मीम, हम्म, तो मैं कहता हूं कि मीम बनाओ। हम्म, ये मीम क्या है? एम से माइंड, हम्म, ई से इमोशंस, हम्म, अगेन एम से मेडिटेशंस, और लास्ट ई से एनर्जी। वेरी नाइस। तो मैं कहता हूं ये मीम बनाओ। सबसे Mind, पहले माइंड, इमोशन इमोशंस, मेडिटेशन एंड एंड एनर्जी एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन। ऑसम। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले माइंड, यानी मेरे मेंटल स्टेट में बहुत सारे ऐसे बिलीफ्स रखे हुए हैं जो मुझे गवर्न करते हैं, हेल्थ को लेकर के भी, वेल्थ को लेकर के भी। जैसे हेल्थ को लेकर के एक ये बिलीफ है कि ये तो मतलब
डीके होगी ही। एक जैसे व्यक्ति मेरे पास आए, वो बोले कि सर 60 का हो गया हूँ, अब तो हार्ट अटैक आएगा ही। मैं कहा, क्यों आएगा भाई? हुँ, क्यों? गीता में लिखा, कहाँ लिखा है कि आएगा ही? मैं कहा, लोग 100-100 साल की, 2-2 साल की उम्र में भी बढ़िया जीते हैं। आप हुँ, ओकिनावा जाओ, आप देखो कि हुँ, सेंटेनेरियंस क्या बढ़िया। ये बिलीफ्स हैं हमारे। ऐसे ही हमने वेल्थ को लेके बिलीफ बना रखे हैं। तो पहले हमको मॉनिटर करने की ज़रूरत है अपने माइंड में जाकर के कि मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स क्या हैं? हुँ, हुँ, मेरा लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है कि यार मैं अनलकी हूँ, इसलिए मैं पैसा नहीं कमा पाता हूँ, दूसरे लोग बड़े लकी हैं। मेरा लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है कि भगवान मेरे से ही नाराज़ है। हुँ, ये भी बिलीव, हुँ, आधी से ज़्यादा दुनिया भगवान से परेशान है हुँ, कि भगवान मेरे साथ गलत करता है। मतलब जैसे तुम भगवान की यस, सौतेली हो, मतलब भगवान तुम्हारे साथ हाँ, गलत, अगर वो गलत कर रहा है तो वो भगवान नहीं है। वो हुँ, तुम्हारे साथ कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा है कि तुम नारियल चढ़ा गए, तुम कैंडल लगा गए तो तुम्हारा बढ़िया हो गया, जिसने नहीं लगाई इसको ठोको। ऐसा भगवान की कल्पना कर सकते हैं क्या हम? ये भगवान नहीं हो सकते। हाँ, भगवान पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जो तुम बिलीव्स, जो तुम्हारा सबकॉन्शियस, जो तुम्हारा एनर्जेटिक पैटर्न, जो तुम्हारा बॉडी का जो ऑरा है, जो ये क्रिएट कर रहा है, वही एक्चुअल में लाइफ में तुमको मिल रहा है। तो सबसे पहले उन बिलीव्स को जाके चेक करना पड़ेगा। और ज्यादातर बिलीव्स बचपन में बने होते हैं हुँ, कि तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। पैसा 2 नंबर के लोग कमाते हैं। 2 नंबर से ही पैसा आ सकता है, 1 नंबर से तो आ ही नहीं सकता। पैसे के लिए बड़ा मुश्किल, ये गलत काम करने पड़ते हैं भाई, हुँ, ये तो। और पैसे वाले का तो जीवन नर्क है। पैसे के बाद खुशी कहाँ है? असली हाँ, खुशी तो बिना पैसे के है। हुँ, मतलब हमने ये समझा है कि विलेन बनाया पैसे वाले को, कि पैसे के पास खुशी, तो ये बिलीफ्स कहीं रखे तो नहीं हुए कि मैं अनलकी हुँ, हूँ, पैसा हुँ, मेरे पास आता नहीं, मुझे लॉस ही लॉस होता है। पहले माइंड में जाकर इन बिलीफ्स को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ढूँढना पड़ेगा कि इनसे रिलेटेड कॉरेस्पोंडेंट इमोशन क्या है? हुँ, हम कभी भी थॉट के ऊपर काम नहीं करते। पहली स्टेट में हमने थॉट को आइडेंटिफाई हुँ। किया, दूसरी स्टेट में हमने इमोशन को पकड़ा। पर इमोशन पकड़ने से पहले मैं वापस माइंड पे ही आता हूँ। कैसे हैं ये बिलीफ्स? कैसे बन रहे हैं? इसके मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये बिलीफ मेरा बना है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? डॉक्टर पॉल मैकेना कहते हैं कि बिलीफ मेनली 2 ही चीज़ों से बनते हैं। हुँ, हुँ, एक जो स्ट्राइकिंग हॉट हो, और दूसरी जो रिपिटिशन हो। हुँ, मान लीजिए, मैं यहाँ एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। एक बच्चा रोज़ भाग करके बस स्टॉप से बस पकड़ता है। उसके पापा उसको देखते हैं रोज़ और बोलते हैं कि बेटे भाग के बस नहीं पकड़नी, लेकिन 19-20 साल का जो जवान खून है, उसको तो आनंद ही इसी में आ रहा है कि वो भाग के बस पकड़े, बस के पीछे लटक जाए, ऊपर जाके बैठ जाए, ठंडी हवा खा, उसको आनंद ही है यार। हुँ, पापा के रोज़ बोलने पर भी उसको समझ में नहीं आ रहा। एक दिन वो भाग रहा था, भागते-भागते उसके आगे एक और लड़का भाग रहा था, वो लड़का गिरा बस के। हुँ, बड़ी स्ट्राइकिंग चीज़ थी। अगले दिन से वो भाग के बस नहीं पकड़ेगा। हुँ, बड़ा इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी हुँ, उस चीज़ हुँ, की। हुँ, या फिर रिपिटिशन, किसी चीज़ जैसे खेत में हम जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं, घास हुँ, है, घास पे आप चलते रहो, रास्ता बन जाता है, मिट्टी आ हुँ, जाती है। हुँ, रिपिटिशन जब आप किसी चीज़ की करोगे, तो बचपन में हमारे साथ रिपिटिशन बहुत की गई। लड़कियों को जो तुम लड़कियाँ ये नहीं करती, लड़कियाँ बाहर नहीं खड़ी होती, लड़कियाँ ये कपड़े नहीं डालती, लड़कियाँ रात को कभी नहीं निकलती। अब वो लड़की जो बच्चा नहीं है, हुँ, वो 25-30 साल की हो चुकी है, अभी भी वो रात को निकलने से डर रही है। क्योंकि बचपन में उसको रिपीट कर करके एक बिलीफ बना दिया गया। और रिपीट बनते भी ऐसे हैं, बिलीफ्स बनते भी ऐसे हैं और तोड़े भी ऐसे ही जाते हैं। हुँ, या तो रिपिटिशन, या फिर स्ट्राइकिंग। एक दिन आपके पास कोई हुँ, चेतना आती है, एक दिन थॉट आता है और आप 40 साल पुराना अपना बिलीफ तोड़ देते हो। हुँ, या फिर बार-बार कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। आप उस कंसिस्टेंसी के साथ उस बिलीफ को उसी तरह से चेंज भी कर सकते हो। दूसरे लेवल पर हम इमोशंस को आइडेंटिफाई करते हैं हुँ, कि इस बिलीफ से मेरे इमोशंस क्या ट्रिगर हुए। हुँ, हुँ, अब आप देखो, अब वो बिलीफ काम नहीं कर रहा है, उससे रिलेटेड इमोशन काम कर रहे हैं कि मेरे पास ये बिलीफ दिया गया कि तू ये जो ज्यादा पैसा कमाते हैं ना, ये 2 नंबर से आता है। अब मैं पैसा इसलिए नहीं कमा पा रहा क्योंकि 2 नंबर का काम मैं कर नहीं रहा, और मुझे लग रहा है कि अगर मेरे पास 1 नंबर से भी आ गया तो भी 2 ही नंबर वाला कंसीडर करेंगे, इसलिए मेरे हुँ, पास डर है। कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली। तो वो डर मुझे पैसा कमाने ही नहीं दे रहा। एक हुँ, बिलीफ है कि पैसा तो 2 नंबर, तो वो उसी में ही राज़ी है। वो कह रहा है कि अपन कम कमा रहे हैं, लेकिन अपन 2 नंबर का तो काम हुँ, कर नहीं रहे, क्योंकि हुँ, पैसे का एसोसिएशन 2 ही नंबर से है। उसको पता ही नहीं कि लोगों का जीवन बदल के भी आप अरबों रुपए कमा सकते हो। आप एक छोटी-सी वेबसाइट बना के आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में अपना नाम शुमार कर सकते हो। बिलीफ है। तो ये इमोशंस आइडेंटिफाई करके, ये जो इमोशंस रखे हुए हैं, इनको हमें निकालना पड़ता है, शेड करना पड़ता है। इसलिए जब हम नो थायसेल्फ में जब लोग हमारे पास आते हैं,
तो हम पहले 2 दिन तो सिर्फ इमोशंस निकालते हैं। उनको एक भाव, हमारी एक एक्टिविटी होती है रिदमिक रिलीज मेडिटेशन। इसमें हम लोगों के शरीर से, कि उनको बोलते हैं कि आप अपने शरीर से जितनी एक्टिविटी कर सकते हो ना उतनी एक्टिविटी करो सांसों के साथ। हु 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 पूरी मतलब शरीर ऐसा कर दो, तोड़ दो, थका दो कि आपको शरीर का बोध खत्म हो जाए। जब भी आप तोड़ करके थका दोगे, उसके बाद अपने अंदर से जो निकाल सकते हो निकालो। मैं नहीं कहता हूं कि ये निकालो वो निकालो। लोग जब अपने शरीर को तोड़ते हैं, उसके बाद जो वो निकालते हैं, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, इतना कुछ भरा पड़ा है। वो इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर्ड हैं हिमेश भाई, स्टोर्ड हैं। एक बुक है बड़ी ब्यूटीफुल, उस बुक का नाम है बॉडी कीप्स द स्कोर। बॉडी की, आपके हर एक इमोशन का स्कोर आपकी बॉडी ने रखा हुआ है संभाल के। हर एक इमोशन एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर अटैक कर रहा है। जैसे एंगर आपके लिवर पर अटैक कर रहा है। आप गुस्से में हो तो आपका फैटी लिवर, मेरे से लिख लो, लिख लो। आप बोलोगे कि मैं शराब नहीं पीता, मैं अल्कोहल, लिख लो, लिवर पे अटैक होगा ही होगा। आप डरते हो, आपकी किडनीज पे अटैक होगा ही होगा। अब देखो, जब हमें हमें डर होता है, बच्चे को जब डर होता है ना, सबसे पहले क्या करता है? किडनी काम करना छोड़ दे। किसी को पुलिस पकड़, 3rd डिग्री दिया जाता है, यूरिन निकल जाता है उसका। किडनी से कंट्रोल खत्म हो रहा है, वो फिल्ट्रेशन का काम बंद कर देती है। डर किस पे अटैक करता है? किडनी पे। इनसिक्योरिटी किस पे अटैक करती है? आपके घुटनों पे। आपके पैर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी पूरी ऊपर की बॉडी, ये जो अपर बॉडी है, अगर आपको लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाए, परिवार का बोझ आपके कंधों पे आ जाए, ये जगह में दर्द होने लगेगा, भारीपन होने लगेगा, सर्वाइकल होने लगेगा। आपके पास फाइनेंशियल बर्डन है, पैसे की कमी, पैसे की दिक्कत आप महसूस कर रहे हो लोअर बॉडी में, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का लोअर हमारे जीवन का आधार है। इंसान पैसे को भी अपने जीवन का आधार मानता है, आधार में दर्द हो जाता है। हर एक जो इमोशन है वो एक कॉरेस्पॉन्डिंग जगह पर इंपैक्ट डाल रहा है। और ये लुइस हे से पहली बार सीखा। वो बोलती है कि जिस इंसान की आत्मा रोई है उसने कैंसर डेवलप किया है। कोर सेल के अंदर डीएनए स्ट्रक्चर तक हिल गया है, इतना ज्यादा इमोशन गहरा बिठाया आपने। तो ये इमोशंस, बॉडी कीप्स द स्कोर। और बॉडी ने अपने 20 30 40 साल 50 सालों के इमोशंस जो है यहाँ स्टोर किए हुए हैं, जो आपको आज नहीं दिख रहे, लेकिन हो सकता है 2 साल 5 साल 4 साल 10 साल 1 साल 6 महीने बाद। क्योंकि सिगरेट पीने से एकदम उल्टी होती तो सिगरेट पीने वाला छोड़ देता, वो तो 20 साल बाद बताएगी कि मैं क्या कर रही हूं। ऐसे ये जो इमोशन अंदर रखे हुए हैं, ये तो आने वाले समय में बताएंगे। इसलिए लोग जब वो सेकंड प्रोसेस में आते हैं और इमोशंस को शेड करते हैं, ओहो हो, लोग कहते हैं, मतलब जब सेकंड डे हम ये प्रोसेस करते हैं, 50% लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं जी मेरा हो गया, मैं अच्छा। बस, हाँ, बोले मैं, मेरा रिट्रीट पूरा हो गया जी, मेरा निकल हाँ। गया सब। इतना लाइट फील होता है, जो कि कभी भी कॉन्शियसली, अगर मैं, मतलब आप मान लो मुझे कोई चैलेंज है और आप मुझे कह रहे हो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अच्छा, मैं घर जाके फिर बैठ जाता हूँ। लक्ष्य की प्राप्ति, मैं डिप्रेशन, मेरे को लग रहा है डिप्रेशन की गोली खाऊंगा तो ही मुझे आनंद हाँ। आएगा, तो ही मैं ठीक से। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, सुसाइडल थॉट्स, लोग इससे निकल नहीं पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम गलत जगह, हम मोटिवेट किसको कर रहे हैं? बुद्धि को। हम्म। बुद्धि तो समझ गई कि मैं मोटिवेट हो गई, लेकिन मन और अहंकार, अहंकार बोल रहा है तेरे जीवन में बड़ा गलत। इस आदमी को पता क्या है, ये तो डिफेंडर पे आ रहा है, डिफेंडर पे जा रहा है, इसको क्या पता तुम्हारी साइकिल के पिछले टायर में पंचर है। तर्क देती है, मन तर्क देता है, अहंकार दूसरे आदमी से विरोधाभास उत्पन्न करता है। बड़ी गहरी साइंसेस हैं। तो ये काम कभी भी बुद्धि और मन कर ही नहीं सकते। ये काम है चेतना का। जब बुद्धि, मन और अहंकार हट जाएंगे, कब हटते हैं? जब शरीर का बोध हटे। तो 1 घंटा लोग अपने शरीर को तोड़ते हैं। 1 घंटे बाद ये लगता ही नहीं कि शरीर है। वो कहते नहीं, सुन्न हो गया, है ही नहीं। फिर वो अपने इमोशंस को शेड करते हैं। तो मैं कहता हूं अपने इमोशंस को सरफेस लेवल पर लाकर निकालना पड़ता है। और फिर उसके बाद हम एक एक्टिविटी करते हैं, उसको बोलते हैं कथारसिस। कथारसिस मतलब रेचन। लिखो क्या है आपके जीवन में, उसको कागज पे उतारो, कागज पे उतारो, कागज पे उतारो, कागज पे उतारो, लिखते जाओ। आप देखोगे उस एक्टिविटी के बाद लोग ना, हम उनको 2 पेजेस देते हैं, लोग भाई साहब 2-2 नोटबुक भर देते हैं। हम एक्टिविटी के बाद 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, वो ब्रेक 1.5-2 घंटे का हो जाता है, लोग लिखते ही जाते हैं। लोग कहते हैं खाना छोड़ो, मुझे निकालने दो। अब सुनने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि कागज पर निकालने से मेरे अंदर से कैसे खत्म होगा? तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। आपके घर पे आपके कोई बड़े बुजुर्ग की फोटो रखी हुई है, कोई भी बड़े, मतलब किसी को भी, चप्पल उठाओ, घर जाके उनको मारो। कहेगा यार ये क्या बात हुई? वो फोटो तो है, क्यों नहीं मारते? बोलेगा इससे मेरे भाव अटैच हैं। जब वो एक्टिविटी के बाद आप लिखते हो, आपके भाव डिटैच हो जाते हैं।
कागज पे निकलते जाते हैं और फिर हम एक बहुत बड़ी सी बॉन फायर आग जलाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मतलब हमारे सभी पार्टी जिंगा लाला हूँ जो ऐसा होता है ना, वो आदिवासी लोग करते हैं, वैसा पूरा सेले आग के चारों तरफ नाचते हैं और हम ये भाव करते हैं कि वो इमोशंस जो मेरे अंदर से निकले थे उनको मैंने कागज पे उतारा और मैं उनको जला। अरे हम आदमी जला आते हैं 13 दिन बाद उसको याद नहीं करते, तो ये तो छोटे से इमोशंस हैं। अगर ये भाव इंसान को दिया जाए कि इसका दाह संस्कार तुमने कर दिया, ये तुम्हारे अंदर से निकल गए, तो वो जब ट्रांस की स्टेट में होते हैं उनको यही फील होता है कि मैंने अपने अंदर से निकाल दिया। तो पहला उन बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करना, माइंड में घुस के एम से ई से वो जो इमोशंस हैं उन इमोशंस को आपके अंदर से निकालना, जो रूट अपना बना के बैठे हुए हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास, ग्रीफ, सॉरो, किसी को ये मतलब लैक ऑफ लिमिटिंग बिलीफ, सेल्फ सैबोटैजिंग, किसी को लगता है कि मैं लेट गो नहीं कर पा रहा हूं बहुत सी चीजें, किसी को लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो ये सब बिलीफ्स हमारे पास 5000 तरह के रखे हुए हैं। इमोशनल कैथारसिस से हम इनको बाहर निकाल। अगले सेगमेंट में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी बुक द मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट लॉन्च हो चुकी है। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक सिस्टम है जो आपकी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलेगा, आपको ओवरथिंकर से एक्शन टेकर बनाएगा और मैनिफेस्टेशन को साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप समझाकर आपके थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना सिखाएगा। इस बुक में अराउंड 15 मिरर मोमेंट्स हैं, मतलब कि थॉटफुली डिजाइंड क्वेश्चंस जो आपको खुद के बारे में गाइडेंस और डायरेक्शन देंगे। और इसी बुक में 21 डेज का एक डेली प्लान है। क्यों? सो दैट ये बुक सिर्फ नॉलेज ना दे, आपका हाथ पकड़कर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाए। इस बुक को ऑर्डर करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वापस चलते हैं पॉडकास्ट में। फिर हम थर्ड पे जाने से पहले हमने बिलीफ आइडेंटिफाई किया, हम समझे कि ये बिलीफ मुझे रोक रहा है। मान लो पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, ये एक बिलीफ है जिस वजह से जब पैसा आता है या तो मैं खर्च देता हूँ या मैं सोचता हूँ मेरे पास टिकता ही नहीं है तो मुझे क्यों ही कमाना है, राइट। जनरली ये बिलीफ भी बहुत कॉमन है, पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है। अब जब इमोशन स्टेज पे आए तो उसके रिलेटेड इमोशन प्रैक्टिकली घर बैठे अगर कोई करना चाहे इस चीज को, तो कैसे वो अपने इमोशंस से डिटैच हो सकता है, इस एग्जाम्पल के साथ या कोई भी एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन अगर कर पाओ, या फिर जो आपने रिट्रीट में एक्सपीरियंस किया हो कि इस तरह की इमोशंस निकली थी, सो दैट थोड़ा सा, ऑफ कोर्स सेम एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, बट एक सम एक्सपीरियंस बंदा घर नहीं, बैठे बहुत कर पाए। बहुत बढ़िया हो सकता है। जैसे आपने बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल लिया कि मान लो पैसा मेरे पास टिकता नहीं, हम्म, तो इसमें मेरे पास दो इमोशंस की बहुत भारी कमी है। हम्म, वो दो इमोशंस क्या हैं? एक तो मेरे पास जो है वो तो लैक है। हम्म, लैक का इमोशन होता है तभी मेरे पास ये भाव आता है कि मेरे पास टिकता नहीं है। दूसरा कमी किस चीज की है? अबंडेंस की। मेरे पास अबंडेंस माइंडसेट नहीं है। मैंने एक बुक पढ़ी थी कैन होंडा की, उसमें उन्होंने पैसे के बारे में बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लिखा। तो उन्होंने ये दो कॉन्सेप्ट समझाए, इसके बाद मेरी भी लाइफ बदल गई। तो वो जो सुन रहा है वो ये काम कर सकता है। उन्होंने कहा एक तो सबसे पहले ये भाव लेके आओ कि पैसा अबंडेंस में है, हर चीज अबंडेंस में है। दूसरा, जो मेरे पास टिकता नहीं है उसका धन्यवाद करो। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बोला है आरिगातो मनी। आरिगातो मतलब ग्रीट, जापानीज में हम ग्रीट करते हैं किसी को भी, धन्यवाद देते हैं, तो हम आरिगातो बोलते हैं। तो वो बोले आरिगातो मनी। मैंने पढ़ना शुरू किया। आगे वो लिखते हैं आरिगातो इन, आरिगातो आउट। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग था। मैं कहा जो आ रहा है उसका तो आरिगातो, उसका तो चारिगातो, लारिगातो, जो कराना करा लो, लेकिन जो जा रहा है उसका क्यों? उसका, वो जो सोच रहा है ना पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, जो नहीं टिकता उसका भी आरिगातो करो। क्योंकि आप आने या जाने को एनर्जीज नहीं दे रहे हो अच्छी या बुरी, आप पैसे को एनर्जीज दे रहे हो बुरी। उनका कहने का मतलब है कि आरिगातो इन, आरिगातो आउट। अगर आपके पास से पैसा गया तो वो किसी पर्पस के लिए गया। कई लोग बोलते हैं मेरा इलाज पे 2 लाख रुपया लग गया। मैं कहता हूं अगर 2 लाख ना होते तो क्या इलाज हो पाता? तो क्या वो पैसा नेगेटिव था? उसका तो आपको आभार करना चाहिए कि आपको इलाज देके गया। अरे मेरे बच्चे की पढ़ाई पे 10 लाख रुपया लग गया। आपका बच्चा जो पढ़ा है, जो कल को कुछ बनेगा, तो उस पैसे का आभार करो, क्योंकि वो पैसा एक एनर्जी है। और जितनी भी एनर्जीज हैं वो सिमिलर एनर्जीज को ही अट्रैक्ट करती हैं। सिमिलर एनर्जी, सिमिलर फ्रीक्वेंसी। आपने उसको एनर्जी क्या दी? पैसे को नेगेटिव एनर्जी दी। आपने ये नहीं देखा कि पैसा टिकता नहीं है, टिक बेकार यार, ये तो पैसा ही मेरे, आपने पैसे को नेगेटिव एनर्जी दी। तो आरिगातो इन, आरिगातो आउट। जो आए उसका भी भला, जो जाए। अब आप ये भाव दो कि ये जिसके भी पास जाए उसके जीवन में भी ये ऐसे ही हेल्प करे जैसे इसने मुझे हेल्प किया था। अरे कैसे शिफ्ट नहीं आता है सिर्फ एक भाव बदलने से। लेकिन क्योंकि
ये फिर से एक मोटिवेशनल स्टेटमेंट रह जाएगा, सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं बनेगा, क्योंकि ये सुन करके एक्सपीरियंस करना थोड़ा मुश्किल है। जब आप उस चीज को बॉडीली प्रैक्टिस करते हैं, व्हेन देयर इज नो बॉडी, व्हेन देयर इज नो माइंड, व्हेन देयर इज नो थॉट, जब आप उस स्तर पर जाकर उन कमांड्स को लेके प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो अगर ये जो लोग भी मुझे घर बैठे सुन रहे हैं, अगर वो कुछ देर की कोई फिजिकल एक्टिविटी करें जिसमें वो अपने शरीर को पूरा थकाएं, जैसे कि डांस कर लिया, डांस कर जंपिंग कर लिया, ली, जुम्बा कार्डियो कर कर लिया, लिया, कुछ भी कर कार्डियो लिया। कर लिया, कुछ भी, लेकिन वो निरंतर होनी चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे हम भस्त्रिका करते हैं, जैसे हम कपालभाति करते हैं, कोई ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूसली हम कर रहे हैं। ऐसा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप डांस कर लो, मैं तो कहता हूँ, जब तक थको नहीं 1 घंटा, 1 घंटा जब तक शरीर सुन्न ना हो जाए भाई, कि अब तो मैं हूं वो, क्योंकि 20 मिनट बाद शरीर बोलेगा या तो मैं नहीं या तू नहीं, मुझे छोड़ दे या मैं तुझे छोड़ देता हूं। ये भाव से आप ऊपर निकलो, आप आधा 1 घंटा लगा के शरीर को पूरा तोड़ो, उसके बाद आप बैठ जाओ, आप देखोगे ना आपके पास मन होगा, ना आपके पास बुद्धि होगी, ना आपके पास कोई थॉट होगा। उस समय पर वो लिखना शुरू करो कि आपके अंदर से क्या निकला, क्या थॉट्स निकले, क्या इमोशन। सबसे पहले निकलेगा लैक, दूसरा निकलेगा कि अबंडेंस का भाव नहीं है, तीसरा निकलेगा फियर, पैसे को लेके डर है कहीं ना कहीं आपके अंदर कि पैसा तो मैं कमा ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास स्किल नहीं है, पैसा मेरे पास इसलिए नहीं टिकता है क्योंकि मैं, ऊपर वाला मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देता, डर है किसी चीज का, मैंने 16 सोमवार नहीं किए, मैंने मंगलवार, मैंने तो ये खुद से थॉट्स आएंगे कि खुद आपने से पहले आएंगे। बिलीफ सोचा हुआ है, इस बिलीफ पे काम करना है खुद मुझे? से, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर ये आप पहले से सोचोगे तो ये मैकेनिकल हो गया। हाँ। आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे जब, और रिलैक्स होके बैठोगे, और आप अपने अंदर से वेंट आउट करोगे, तो आप कागज पे निकाल पाओगे जो जो चीजें आपने सोची भी नहीं थी। जो घर पे सुन रहा है वो अपना उस एक्टिविटी को करे, उसके बाद वो कथारसिस करे, लिखे पेपर पे। अच्छा, कथारसिस का मतलब है अपने अंदर से उन इमोशंस को निकालना। अब कई लोग निकाल के ना उसको फ्रेम करा लेते हैं, या वो 4 लोग पढ़ियो यार, देखे मैं क्या निकाला है, देखो कहाँ से बातें आई हैं, पता नहीं कहाँ से आई हैं। न पढ़ना है, न पढ़ाना है, जो निकाला है उसको जला देना। या सीजर है तो सीजर से भी बढ़िया है कि आपका माइंड ये देखे कि ये खत्म हो गया, भाव अटैच हो गया लिखते लिखते उसके साथ, और उसको देखे कि वो खत्म हो गया। एक छोटा सा प्रोसेस, देखो आपके बिलीफ्स कैसे नहीं बदलते, कैसे नहीं प्रोग्रामिंग नहीं होती, बॉडी प्यूरिफाई कैसे नहीं हो जाती। क्योंकि जिंदगी में नया सीखना जरूरी नहीं है, लर्निंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अनलर्न करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने गलत सीखा हुआ है। क्योंकि नया सीखना भी तब घटित हो पाएगा जब वो अनलर्न होगा, जगह बनेगी, नए कपड़े वार्डरोब में, क्लोजेट में तब आएंगे जब पुराने खाली होंगे। लोग जगह ही नहीं बना रहे हैं भाई, जगह बनाओ, नए कपड़े अपने आप आने लगेंगे। तो सबसे पहले हमने माइंड में बिलीफ्स को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने इमोशंस जो हमारे पास दबे पड़े थे, सप्रेस्ड थे, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज थी, ट्रॉमास था, चाइल्डहुड अब्यूज था, कोई धोखा था, कोई लॉस था, वो इमोशंस जो कहीं पड़े हैं उनको हमने रिलीज किया। थर्ड स्टेज में हम आते हैं, तो हम मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते हैं। अब मेडिटेट करने की चीज नहीं, ये एक स्टेट है जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं। लेकिन आज ज्यादातर लोगों के साथ चैलेंज ये है कि वो मेडिटेटिव स्टेट में जा नहीं पाते। तो सबसे बड़ा ध्यान क्या है? सबसे बड़ा ध्यान यही है कि आप अपनी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी, जो भी आप कर रहे हो, जिम जा रहे हो, जुम्बा कर रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस फिजिकल एक्टिविटी के एकदम बाद आप ध्यान के लिए बैठिए, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो। क्योंकि अब आपकी पूरी एनर्जीज जो हैं वो बॉडी के साथ कनेक्टेड हैं, आपकी एनर्जी सरफेस लेवल पे आई हुई हैं, आपके पास थॉट्स बिल्कुल कम हैं। उस टाइम पे अगर आप ध्यान में बैठोगे तो आप देखोगे आपका ध्यान गहरा होगा। एक चीज और मेडिटेशन में छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, साइलेंस। सिर्फ साइलेंस, साइलेंस ऑफ वर्ड्स, साइलेंस ऑफ वर्ड्स और साइलेंस ऑफ थॉट्स। अब देखो हमारे पुराने लोग मौन व्रत रखते थे स्पेशल, मतलब क्या कारण होता होगा। हमारी एनर्जीज, जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो हमारी सिक्स्थ सेंटर को हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हमारे पास है नहीं, क्योंकि वो देखने में, सुनने में, महसूस करने में, विचारों में सबसे ज्यादा एनर्जी थॉट्स में जाए, सबसे ज्यादा। किसी को लगता है कि मैंने 4 घंटे काम किया, आपने जितना 4 घंटे काम करके एनर्जी खर्च की है, आप 4 घंटे बक करते रहो दिमाग के अंदर, उतनी एनर्जी लग जाएगी एनर्जेटिक लेवल पर। तो विचारों का मौन, साइलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप कुछ देर के लिए साइलेंस प्रैक्टिस कर पाओ, और इसका सबसे अच्छा तरीका जो घर पे बैठ के कर रहा है मैं उसको देना चाहूंगा, कि सिर्फ ये देखो कि दिमाग में विचार कहां आ रहे हैं।
अभी हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप देखो कि दिमाग के यहाँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में विचार दिमाग में आते कहाँ हैं? जरा ऐसे देखना एक बार सब लोग, कहाँ गए? साइलेंस में आ जाते हो आप। आपने जैसे ही विचारों को देखा, आप विचारों से अलग हो गए। और शुरुआत कभी भी, जो लोग सुन रहे हैं, वो कभी भी आधा घंटा 1 घंटा से ना करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट। क्योंकि अगर मेरा वेट 102 है और मैंने टारगेट लिया 60 का, तो समझो 2 दिन में मेरा काम तमाम है। क्योंकि गैप बहुत बड़ा है। मैं उसको फिल नहीं कर पाऊंगा और मुझे कोई ट्रिगर और कोई मोटिवेशन भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मेरा वेट 102 है और मैंने 101 का टारगेट लिया, यूं होंगे काम। तो 1 घंटे का टारगेट नहीं लो कि मैं 1 घंटा बैठूंगा, क्योंकि 5 मिनट के बाद बोरिंग होने लगेगा। आपको लगेगा यार ये क्या, कुछ नहीं करना, ये भी जीवन का कोई काम है। आप टारगेट लो सिर्फ 5 मिनट, कि आज मैं 5 मिनट बैठूंगा और ये 5 मिनट आपको रिवॉर्ड देगा। इट्स नॉट अबाउट कि आपने 5 मिनट किया या 1 घंटा किया, इट्स अबाउट कि आपने टास्क पूरा किया। तो आप अपने ब्रेन को एक रश देते हो कि Yes. मैंने मेडिटेट कर लिया, ओ ये कम ऑन, मैंने मेडिटेट। उसको नहीं पता कि 1 घंटा किया या 5 मिनट। 5 मिनट के बाद जब आपको धीरे धीरे आप प्रेजेंट स्टेट में आने लगो, उसको 10, उसको 15, उसको 20, उसको फिर आप नहीं करोगे। 1 घंटा पहले दिन बैठोगे, आप करोगे जबरदस्ती, आपकी बुद्धि कहेगी कि बैठना है। लेकिन फिर उसके बाद आपकी चेतना पुकारेगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब घंटों बीत गए और आप ध्यान की अवस्था में बैठे हो। सो थर्ड स्टेट, कि हम मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस को अपनी जिंदगी में थोड़ा सा उतारें। चौथी चीज, कि हम अपने एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन करें। जब मैं इन एंशिएंट इंडियन हीलिंग साइंसेस को पढ़ना शुरू किया, तो आप जानते हैं सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव चीज मुझे क्या पढ़ने को मिली? मैंने, जो हमारे अद्वैत में 2 बहुत मुख्य ग्रंथ हैं, एक विवेक चूड़ामणि है, आदिगुरु शंकराचार्य ने लिखा, एक तत्वबोध है और एक तैत्तरीय उपनिषद। इन तीनों में से एक चीज बड़ी ब्यूटीफुल कंक्लूजन निकल के आया कि वी आर नॉट जस्ट अ बॉडी। हम 5 कोशों से बना हुआ एक पिंड है। अन्नमय कोश, द फिजिकल बॉडी, जो अन्न से बनती है। प्राणमय कोश, द इलेक्ट्रिक बॉडी, जो प्राणों से बनती है, जिसमें 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें शरीर के 7 चक्र हैं। मनोमय कोश, द मेंटल बॉडी, जो हमारे विचारों से, हमारे थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग से बनती है। फोर्थ, विज्ञानमय कोश, जो हमारे इंटेलेक्ट से बनता है। फिफ्थ, आनंदमय कोश, जो ब्लिस बॉडी है, जिसको हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम इन चारों शरीरों के परे निकल जाएं। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है, जिसको हम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन बोलते हैं। एनर्जी को ऊपर ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस देना, अपने हायर स्टेट तक लेकर के जाना, वो इस फिजिकल बॉडी के बस में नहीं है। तो हम एक ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम ये फिजिकल बॉडी का भाव छोड़ दें। उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस मेडिटेशन। लगभग 1 घंटे का वो प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में हम लोग ये भूल जाते हैं कि मैं एक बॉडी हूं। और बहुत से लोग उस प्रोसेस में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं। वो अपने शरीर को देखते हैं कि वो पड़ा हुआ है और मैं शरीर में नहीं हूं। तो ये बहुत गहरी ध्यान की अवस्था में आता है जब हम कुछ ट्रांस में जाके कुछ हिप्नोटिक कमांड्स लेके करते हैं। लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं डिवाइन, मतलब लोग अपने बहुत लोगों से भी कनेक्ट कर जाते हैं, बहुत चीजों से भी कनेक्ट कर जाते हैं और जिंदगी के इतने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। लेकिन ये एक, जो बिगिनर है, जो इंटरमीडिएट लेवल पर मेडिटेशन कर रहा है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे पहले ब्रेथ की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें मैं कुछ बताना चाहूंगा। अगर कोई करना चाहे घर पे तो वो कर सकता है। जिसमें सबसे पहली है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग में क्या करना है कि आपको 4 सेकंड का इनहेल, 4 सेकंड का होल्ड, 4 सेकंड का एक्सहेल, 4 सेकंड का होल्ड। इससे 2 काम होते हैं। पहला, आपकी सांसें गहरी होने लगती हैं। हम 1 मिनट में लगभग 18 से 20 सांस ले रहा है एक आम इंसान, और अभी रीसेंट स्टडी तो 27 बता रही है सर। 27 मतलब 1 मिनट में 27 सांस, यानी एक इनहेल 1 सेकंड का और एक एक्सहेल 1 ही सेकंड का। जबकि हमारा इनहेल कम से कम 3 सेकंड्स का होना चाहिए और हमारा एक्सहेल भी 3 सेकंड्स का होना, कम से कम। इस अवस्था पे हम हैं नहीं। जब हम इस अवस्था पर नहीं है तो हम अपने प्राणमय कोश में एंटर नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे सांसों का प्रवेश, सांसों के थ्रू हम प्रवेश करते हैं। तो सांसें सटल होनी, रिलैक्स होनी चाहिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट। तो इसको हम बॉक्स ब्रीदिंग से करते हैं। इसमें हम लगाते हैं कुंभक। कुंभक मींस ब्रेथ रिटेंशन।
इनहेल 4 सेकेंड्स, ब्रेथ रिटेंशन यानी अंतः कुंभक 4 सेकेंड्स, एक्सहेल 4 सेकेंड्स, बाह्य कुंभक यानी सांस छोड़ने के बाद होल्ड 4 सेकेंड्स। तो एक सांस पूरी कंप्लीट हुई और कितनी देर लगी? लगभग 16 सेकेंड्स। तो 1 मिनट में मैंने कितनी सांस ली? 4 चार। सांस, लगभग एक एवरेज हाँ, माने। yes. और मैं ले कितनी रहा था? 27। अब मेडिकल साइंस ये बोलती है कि वी हैव टू सिस्टम्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। The only way to trigger your parasympathetic nervous system is deep breathing. When you inhale slowly, hold and exhale slowly, ये आप और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर किसी इंसान का ट्रिगर हो जाए, आप कितनी स्टडीज उठा के देख लो कि वो जिंदगी में कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। मैं यहाँ पे कहूंगा ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। श्योर। हमारी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको हम बोलते हैं हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारी नाभि से ऊपर का केंद्र, एक हमारी नाभि से नीचे का। तो नाभि से नीचे, नेवल पॉइंट से नीचे, इसको हम लोग, साइंस बोलता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और नाभि से ऊपर को बोलता है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या है? सिंपैथेटिक इज फाइट एंड फ्लाइट मोड। पूरा लड़ना, भागना, काम करना, बात करना, ये वो पूरा सिंपैथेटिक। When you are in sympathetic mode, your body cannot heal. You cannot experience any divine thing. आप कोई sympathetic nervous system में आप सिर्फ fight and flight कर सकते हो. This is very essential. मान लो मेरे सामने से एक बस आ रही है। अब बस के लिए या तो मैं उससे फाइट करूंगा या मैं भागूंगा या लड़ूंगा। 2 काम। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए? फाइट एंड फ्लाइट। वो क्या है? सिंपैथेटिक। उसके लिए मेरी सांस छोटी होनी चाहिए। मुझे भागना है तो, लड़ना है तो सांस छोटी होनी चाहिए। मुझे कोई भारी वजन उठाना है, सांस छोटी होनी चाहिए। मैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हूं, दिस इज फाइट एंड फ्लाइट, दिस इज सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मोड। पैरासिम्पैथेटिक मींस रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, नॉट फाइट एंड फ्लाइट। सिंपैथेटिक मींस फाइट एंड फ्लाइट, मींस सर्वाइवल। पैरासिम्पैथेटिक मींस रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मींस हीलिंग। अगर मैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मोड में हूं, मेरा शरीर हील नहीं करता है जी, मेरा शरीर डाइजेस्ट भी नहीं करता है। अगर मान लो मेरे घर पे कोई अटैक हो गया किसी का, कोई चोर डाकू कुछ भी, और मैं खाना खा रहा हूं, अब मेरे घर पे अटैक हुआ, तो क्या मैं उनको बोलूंगा रुको 2 मिनट खाना खाने दो? या मैं डायरेक्ट, मेरी बॉडी कहती है व्हेन यू आर इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो तुम्हारा जो डाइजेशन है वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है फाइट और फ्लाइट। या तो मुझे जो बाहर की सिचुएशन है इससे लड़ना है, या मुझे, अब आप कहोगे जी मेरे सामने बस कम आती है, मैं शेर के सामने कम जाता हूं, या मैं हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई कम होती है, तो मेरा, आपके बिलीफ सिस्टम ने आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड 24 घंटे ट्रिगर करके रखा हुआ है। हमारी सांसें इतनी छोटी हैं, दिस इज द साइन। बुखार इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिम्टम जो बताता है कि अंदर कुछ गड़बड़ी है, वो फाइट कर रहे हैं तुम्हारे बैक्टीरिया, वो अंदर एंटीबॉडीज बैक्टीरिया से फाइट कर रही है, जिसकी वजह से मैंने तापमान बढ़ाया है। दिस इज अ सिम्टम। ठीक वैसे ही ये जो हमारा स्ट्रेस मोड है, ये तो सिम्टम है। वो कह रही है कि अंदर रूट में कुछ विचार रखे हुए हैं जो 24 घंटे तुम्हें फाइट एंड फ्लाइट में ला करके रख रहे हैं। अगर मैं डीप ब्रेथ लेता हूं, तो मेरी बॉडी को पता चलता है ऑल इज वेल चाचू। क्योंकि मैं डीप ब्रीदिंग पता है कब लेता हूं? जब मैं सोया हुआ होता हूं, जब मैं शांत बैठा हूं, रिलैक्स्ड, जब मैं रिलैक्स्ड हूं, जब मैं काम हूं। आप देखोगे जब भी आप 500 तरह के काम खत्म करके आके बैठोगे, आपकी बॉडी करेगी आह। आप आनंद में होगे, आप गहरी सांसें लोगे। सो योर बॉडी इज एंकर्ड। गहरी सांस, एक जब आप छोटे थे, मैं छोटा था, जब हम बच्चे थे, हम गहरी सांस लेते थे, कोई टेंशन नहीं। आप देखो बच्चा सोया हुआ होता है ना, उसका पेट फूलेगा, उसकी छाती नहीं फूलेगी। हमारा पेट फूलता ही नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं सांस लेने पे पेट अंदर आता है कि बाहर। तो अगर मैं गहरी सांस लेता हूं और मेरी सांस जो 1 मिनट में जो 27 चल रही, 20 चल रही, 15 चल रही, वो अगर 3 पे आ जाए, 4 पे आ जाए, तो मेरी बॉडी को पता लगता है ऑल इज वेल चाचू। बॉडी तो प्रोग्रामिंग से चलती है, और मैं इसको क्या बता रहा हूं कि मैं ट्रिगर्ड नहीं हूं। तो अगर मैं 5 मिनट बॉक्स ब्रीदिंग करता हूं, गहरी सांसें ली 5 सेकंड में, 4 सेकंड का इनहेल, आप YouTube पे सर्च करेंगे बॉक्स ब्रीदिंग, आपको 5000 वीडियोस मिल जाएंगे, उसको प्ले कीजिए, लगाइए, वो बोलेगा इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5, देन होल्ड। 50 वीडियो, 5000 वीडियो मिल जाए। सिंपल बॉक्स ब्रीदिंग करोगे। और हमारे कितने पार्टिसिपेंट्स हिमेश भाई हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं जी मेरा वेट कम हो गया,
मेरे को यूरिन इन्फेक्शन था, मेरा वो ठीक हो गया। मेरे ब्लैडर का प्रॉब्लम था, मुझे वो ठीक हो गया। फीमेल्स आती हैं, बोलती हैं यूट्रस में दिक्कत थी, वो मेरा बिल्कुल रिज़ॉल्व हो गया। सिर्फ ब्रेथ से। दिस इज़ नॉट जस्ट ब्रेथ। जैसे ब्लड है, अब एक आम आदमी के लिए, मेरे और आपके लिए वो ब्लड है। डॉक्टर के लिए उसमें 13 कंपोनेंट्स हैं जी, 13। उसको पता है इसमें डब्ल्यूबीसी भी है, उसको पता है इसमें आरबीसी भी है, उसको पता है इसमें प्लेटलेट्स भी है, इसमें प्लाज्मा भी है। और किसी को प्लेटलेट की जरूरत हो तो डॉक्टर निकाल के उसको दे भी सकता है कि तू प्लेटलेट्स लेट जा, तू प्लाज्मा ले जा, आरबीसी इसको दे देते हैं, डब्ल्यूबीसी इसको दे देते हैं। हमारे लिए क्या है? खून। आम आदमी के लिए सांस है। इसमें प्राण भी प्रवाह हो रहा है, इसमें आकाश तत्व भी प्रवाह हो रहा है, इसमें ईथर तत्व भी प्रवाह हो रहा है, इसमें पांचों पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश के तत्व हैं। मेरे शरीर को, जैसे मेरी एक बॉडी पार्ट को मिलता है रेड ब्लड सेल, मेरे एक बॉडी पार्ट को मिलता है प्लाज्मा, ऐसे ही मेरी सांसों से मेरी फिजिकल बॉडी को मिलती है ऑक्सीजन, लेकिन मेरे प्राणमय कोश को मिलता है प्राण। इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर कितने भी लगा लो, इंसान प्राण चले गए तो वो वापस नहीं आते जी, क्योंकि ऑक्सीजन तो लग रही है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है सांसों में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इसमें प्राण तत्व भी है जो मेरे जिंदा रहने पर मुझे प्राप्त हो रहा है। तो अगर मैं बॉक्स ब्रीदिंग करता हूं, मेरे प्राण वायु का संचार होता है मेरे पूरे शरीर में, मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो मैं काम होऊंगा। किस मोड में हूं? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। माइंड को क्या पता लग रहा है? ऑल इज वेल चाचू। और वो किस मोड को किस मोड को ट्रिगर करता है? हीलिंग को। वो कहता है अब तुम्हारे घर अटैक नहीं हो रहा, खाना खाओ, मैं डाइजेस्ट करता हूँ। खाना खाओ, इससे मैं एनर्जी एब्जॉर्ब करता हूँ। इसीलिए लोग कहीं आते हैं, बोलते हैं सर खाने में ये चेंज कर ले। मैं कहता हूँ जो खाना है खाओ। तो ब्रेथ को जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ब्रेथ को प्रैक्टिस करने के बाद हम महसूस करते हैं कि हमारी एनर्जीज एलिवेट हुई, और फिर उन एनर्जीज को एलिवेट करके हम सप्त चक्र ध्यान लोगों को रिकमेंड करते हैं कि हमारी प्राणमय कोश में 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, 7 चक्र, जिनको षट चक्र निरूपम एक ग्रंथ में सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था, जिसको नालंदा और तक्षशिला से तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, लेकिन आज भी उसकी कुछ ओरिजिनल कॉपीज मिलती हैं हमें। उसमें बताया गया कि अगर आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस करते हो, तो आपकी फिजिकल बॉडी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एनर्जी बॉडी। मेरे पास मान लो मेरा फोन है, फोन का अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए, तो वो फोन कितना महंगा है मेरे काम का, मैं उससे कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कील ठोक सकता हूं, लेकिन वो मेरे लिए फोन का काम नहीं करेगा। अगर मेरी प्राणमय कोश में एनर्जीज इम्बैलेंस हो जाएं, तो मैं कितना प्रयास कर लूं, मैं अपनी फिजिकल बॉडी को, अपनी लाइफ को, अपने मैनिफेस्टेशन को, किसी भी चीज को ठीक नहीं कर सकता। मेरे प्राणमय कोश में एनर्जीज अलाइंड हैं, तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब ये सुनने में ऑकल्ट लगता है, लेकिन जब हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे एक पार्टिसिपेंट आए, उनको एक ऐसा चैलेंज था, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, डॉक्टर ने बोला कि थोड़े दिन बचे हुए हैं, और वो उनको प्रोस्टेट से रिलेटेड था। आज हर 3 में से 1 मेल प्रोस्टेट की समस्या से जूझ रहा है। उनको प्रोस्टेट से रिलेटेड था, और आप यकीन मानो, जब उन्होंने सप्त चक्र ध्यान शुरू किया, तो 90 डेज तक जब वो ध्यान कर रहे हैं, तो उनको रेड कलर नहीं दिख रहा है। 7 चक्रों के 7 कलर हैं, 7 एनर्जी सेंटर्स के 7 कलर्स हैं, और आजकल तो बड़ा ट्रेंडिंग है टी शर्ट्स पे प्रिंट करना, पोस्टर्स, और ये हम सब देखते हैं। उनको अपनी बॉडी के अंदर जब वो विजुअलाइज कर रहे हैं, 6 कलर्स दिख रहे हैं, 7वां नहीं दिख रहा। विच वन? रेड। कौन सा चैलेंज है? प्रोस्टेट। कहां पे होता है? मूलाधार में। मूलाधार मींस द लोअर एनर्जी सेंटर ऑफ आवर बॉडी। It is showing that the imbalance is not in the physical gland, it is in the physical gland, but that imbalance is a symptom. The reason lies in मूलाधार, the root chakra. उसकी एनर्जीज को बैलेंस कर। 90 दिन तक उनको रेड कलर ही नहीं दिखा। 90 डेज के बाद उनको पहली बार रेड कलर दिखा, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी को सलाम कि वो चैलेंज जिसको डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है, बचोगे नहीं, आज 1.5 साल हो गया, उन्होंने न सिर्फ 4th स्टेज के उस चैलेंज को खत्म किया, बल्कि आज अपनी हेल्दी जिंदगी बहुत बढ़िया जी रहे हैं, और उनकी लाइफ का एक रूटीन है सप्त चक्र ध्यान। तो कुछ ब्रेथ वर्क, और ब्रेथ वर्क के बाद हम एनर्जीज को एलिवेट करते हैं, ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं सप्त चक्र ध्यान के माध्यम से। हम यश की बात कर रहे थे, जिसको आपने जो MEME मीम दिया है, उससे उसका 2026 वुड बी एक्सेप्शनल, क्योंकि अपने आप में ये पूरी यूनिवर्सिटी थी, ये इतना पावरफुल था कि वो जो भी 2025 में था, 2026 में उसका वर्जन बहुत अलग होगा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाएगा, हार्डवेयर अपग्रेड हो जाएगा। तो उसने कुछ विशेष रखी हैं, कुछ इच्छाएं रखी हैं, जो 2026 में वो पूरी करनी चाहता है। अब एक स्कूल ऑफ थॉट आता है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि
उसको मैनिफेस्ट करे, उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं विजुअलाइज करे, कुछ लोग कहते हैं लिखे, कोई विजन बोर्ड। सो डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेसेस एंड डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। मैं अनुराग भाई आपसे जानना चाहूंगा, आपके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन और जितने भी इसके सिनोनियम है, आपका क्या बिलीफ है? आपका क्या इसके अंदर थॉट प्रोसेस है, या आपका सोचने का क्या सिस्टम है इसके अंदर? हम जो भी कुछ मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे बढ़ते हैं, कुछ चाहते हैं, सबसे पहले तो ब्रेक यहीं लग जाती है। क्योंकि मैं 99% लोगों को देखता हूँ कि वो सब कर रहे हैं, विजन बोर्ड बना रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे वो स्टक हैं। हम्म, उसका कारण है कि हम चाहते हैं, हम चाहते हैं। चाहते हैं। You never attract what you want in your life. You only attract who you are. हम्म, हम जो चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता, कभी नहीं। और सबसे बड़ी गलती यही हो रही है कि लोग चाहे जा रहे हैं। हम जो होते हैं हमें वो मिलता है। अब यहाँ पे एक डाउट आता है। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करोगे सो दैट मैं एक एवरीवन कैन एग्जांपल से अंडरस्टैंड? बताता हूँ हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम इमोशंस को एक्सप्लेन करेंगे तो लोगों को समझ में हाँ, आएगा ज्यादा। तो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो मैं चाहता हूँ, जैसे ज्यादातर लोगों को मैं मिलता हूँ, कि मेरे पास एक ऑडी हो जाए, मैं एक मर्सिडीज ले लूं, मैं ये मैं वो। अब वो क्या कर रहा है? वो ऐसा सोच रहा है कि मैं ऐसा, मेरे पास एक मर्सिडीज आ गई, मैं आई एम रिच। एफर्मेशंस भी लोग लिख रहे हैं कि आई एम रिच, आई एम रिच। मैं विजन बोर्ड बना रहा हूँ, मर्सिडीज की फोटो, उसके नीचे ये वाली फोटो, उसके नीचे ये, उसके नीचे सब ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक लकूना लगता है, मुझे यहाँ पे चैलेंज क्या लगता है कि जब मैं ये भाव कर रहा हूँ कि नीचे मेरी मर्सिडीज खड़ी खड़ी आपकी हुई है वैसे, लेकिन मैं भाव कर रहा हूँ कि नीचे मेरी मर्सिडीज खड़ी हुई है, मैं जा, लेकिन जैसे ही मैं बैठता हूँ मैं कहता हूँ आल्टो है। जब मैं अपने कॉन्शियस स्टेट में आता हूँ तो मेरी स्टेट चेंज हो गई। मैं, मेरे शरीर में कोई डिजीज है फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ आई एम कंप्लीटली हेल्थी, मेरी बॉडी पूरी तरह ठीक हो चुकी है, मैं मेडिटेशन से हटा, आ हम्म, मैं फिर से उस स्टेट में आ गया। मैं चाह रहा हूं लेकिन मैं हुआ नहीं हूं। चाहने में और होने में क्या फर्क है? यहाँ पे लोगों को एक बड़ी ब्यूटीफुल क्लैश, और ये सम अप हो जाएगा इसमें, मैं इसमें थोड़ा टाइम लूंगा लेकिन सम अप हो जाएगा। बिल्कुल। अगर मान लो किसी इंसान की चाह है यश की, हम्म, कि वो 1 करोड़ रुपया कमाए, हम्म, किसी की चाह है कि वो एक मर्सिडीज ले ले, किसी की चाह है कि उसकी शादी हो जाए, किसी की चाह है कि वो, उसकी हेल्थ ठीक हो जाए। मैं सिग्निफिकेंस चाहता हूं, मैं हैप्पीनेस चाहता हूं, मैं ब्लिस चाहता हूं, मैं फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी चाहता हूं, सेफ्टी चाहता हूं। मेरे को ये चीजें चाहिए। हम्म, निकोला टेस्ला ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी, यहां से मैंने इसको डिकोड करना शुरू किया कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। हम्म, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की शक्ल में सोचना देखना शुरू कीजिए। आवर थॉट्स, आवर इमोशंस एंड आवर फीलिंग्स आर प्योर वाइब्रेशनल थिंग्स। यूनिवर्स डिफरेंशिएट नहीं करता चीजों में, वो सिर्फ आपके भाव को पकड़ता है। तो अगर गाड़ी पाने के बाद आपके पास ये भाव होगा कि मैं ग्रेटफुल हूंगा, अभी ग्रेटफुल हो जाओ ना। लोग कहते हैं पैसा आएगा मैं खुश हो जाऊंगा, मैं कहता हूं खुश हो जाओ, पैसा अपने आप आ जाएगा। पैसा आने से खुशी आएगी ये तो कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपने, हमने सबने दे, जब तक पैसा नहीं आता ना, ये तब तक की गलतफहमी है कि पैसा आ जाएगा तो, क्योंकि वो शाहरुख खान बोलते हैं ना एक बात की, सब फिलोसोफर हैं लेकिन जब तक पैसा ना कमा लो तब तक फिलोसोफर की कोई सुनता नहीं। कोई इज्जत नहीं है। क्योंकि वहां पहुंचने के बाद तो हमें लगता है पैसा आ जाएगा, ये मिल जाएगा, हेल्थ, उसके बाद भाव क्या आएगा? वो भाव को वहां से फ्यूचर इवेंट से प्रेजेंट में ले आओ। एक छोटी सी स्टोरी थी, इससे लास्ट में कंक्लूड करना चाहूंगा। दो बंदर एक पेड़ पे बैठे हुए थे, ऊपर से कहीं से आकाशवाणी हुई कि जो बंदर पेड़ से कूदेगा वो जंगल का राजा बन जाएगा। एक कूद गया फटाफट, दूसरा कहता है अबे पागल हो गया क्या? मतलब ऐसा थोड़ा होता है कि आकाशवाणी, तू आर यू मैड, आर यू नट्स और समथिंग? वो कहता देख भाई, मुझे लगा कि आकाशवाणी हुई है, जो बंदर कूदेगा पेड़ से वो जंगल का राजा हो जाएगा, तो अपन ये सोच के कूदा कि अगर ये आकाशवाणी सच हुई तो मैं जंगल का राजा हो जाऊंगा, अगर नहीं हुई तो बंदर तो वैसे भी हैं। क्या ही क्या। तो बंदर तो वैसे भी हैं। भाव करके देखो, आपका गया कुछ नहीं लेकिन आपको जो मिलेगा वो आपको राजा जरूर बना देगा। सिर्फ भाव में परिवर्तन है, और भाव में परिवर्तन से मैंने अपने पार्टिसिपेंट्स में, खुद में, अपने आसपास के लोगों में इतने परिवर्तन देखे हैं। मैं कहता हूं, अब इसके लिए मैं एक फ्रेमवर्क देना चाहूंगा लोगों को। आपको जो भी चीज चाहिए
उसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद लिखिए कि इसके फुलफिल होने के बाद आपके क्या इमोशंस पूरे होंगे। आप हैप्पी फील करोगे, कंटेंट फील करोगे, सेफ फील करोगे, सिक्योर फील करोगे, ग्रैटिट्यूड फील करोगे। आप जो फील करोगे, लव फील करोगे, कंटेंटमेंट फील करोगे, वो फीलिंग लिखो और वो फीलिंग को आज से जीना शुरू करो। क्योंकि वो फीलिंग सिर्फ एक चीज की मोहताज नहीं है। वही खुशी स्विट्जरलैंड में भी मिल सकती है, वही खुशी आपको माँ के पैरों में बैठ के भी मिल सकती है। वही हैप्पीनेस आपको कोई शराब पी के भी मिल सकती है और वही हैप्पीनेस आप 4 दोस्त बैठे हो, गप्पे कर रहे हो, मजे से अपनी 20 साल पुरानी चीजें याद कर रहे हो, वहां पर भी मिल सकती है। आपको आनंद हो सकता है पहाड़ों में जाकर खोजने पर भी ना मिले और 2 लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो आनंद ही आनंद, ऐसे लग रहा है कि यार ये क्या भाव है, कितना ब्यूटीफुल एनर्जीज एक्सचेंज, यहां पर भी मिल सकता है। सो इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग, इट्स अबाउट दैट इमोशन। अंत में यही बचेगा, क्योंकि हमारा प्राणमय कोश और मनोमय कोश ये इमोशन साथ लेके जाने वाला है, गाड़ी नहीं। वो हमारे लिए जरूरी है क्योंकि वो चीज मुझे प्लेजर देती है, मेरे जीवन को आसान बनाती है, लेकिन अल्टीमेटली उसको पाने के बाद भी वो चीज 6 महीने बाद मेरे लिए वैसी नहीं रहेगी जैसी वो पहले दिन थी। लेकिन अगर मेरा भाव सही रहा तो मैं जिंदगी में जो चाहूं वहां तक पहुंच सकता हूं, जो चाहूं उसको पा सकता हूं। दिस इज हाउ अकॉर्डिंग टू मी मैनिफेस्टेशन। टू क्लैरिफाई, जो सवाल इस वक्त यश के मन में होंगे वो मैं सवाल लेके आता हूँ कि आपने एक प्रोसेस की तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि जो चीज़ चाहिए, स्टेप 1 जो चीज़ चाहिए उसके बारे में सोचकर जो भाव आता है वो लिखो। स्टेप 2 वो भाव लिखो। इट कैन बी हैप्पीनेस, इट कैन बी ग्रैटिट्यूड, इट कैन बी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। मैंने भाव लिख लिया। अब मुझे वो जो मेरा गोल है उसको माइंड में रखना है, उससे डिटैच होना है, उसको रिविजिट करना है, आई उसको वॉज वेटिंग फॉर दैट क्वेश्चन क्योंकि ये सवाल जो है ये मैं इसका इंतजार कर। देखिए, गीता कभी भी रची नहीं जा सकती थी अगर पूछने वाला अर्जुन ना होता तो। एक इंसान जो कुछ भी पाना चाह रहा है, मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 करोड़ या गाड़ी या रिलेशन, ऐसी चीजें होती हैं ज्यादातर कि हेल्थ, रिलेशन या वेल्थ, इससे ज्यादा बाहर करियर सक्सेस, ये इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं होता। अब जो वो पाना चाह रहा है, यहां पर मैं समझाता हूं कि अगर उसने एक टारगेट बना लिया, सपोज कीजिए 1 करोड़ जनरल एग्जाम या हेल्थ या कुछ भी, 1 करोड़, जब तक वो इस 1 करोड़ तक नहीं पहुंचता तब तक उसके पास 3 चीजें बड़ी भयंकर रहेंगी। सबसे पहला फियर, अगर ये ना हुआ तो दूसरा उसके पास रहेगा डाउट, होगा भी या नहीं भी होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैं उन सब में ये चीजें बड़ी कॉमन देख रहा हूं। क्या तो डर है, अगर ना हुआ तो क्या प्रोसेस अपनाऊंगा, तो इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, फिर क्या करूंगा। डर, डाउट, होगा या नहीं होगा। तीसरा, लैक ऑफ अबंडेंस, कि शायद उतना हो ही ना जितना मैं सोच रहा हूं। तो अगर वो आउटकम पे फोकस कर रहा है, मैटर टू मैटर मैनिफेस्ट कर रहा है, तो वो सबसे पहले तो डर, क्योंकि मैं जो चीज चाहता हूं उसके पीछे भाव क्या है कि मेरे पास नहीं है। मेरे को गाड़ी चाहिए, मान लो, तो बैक ऑफ द माइंड मेरे पास क्या इमोशन है कि मेरे पास गाड़ी, मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, बैक ऑफ द माइंड मेरे पास क्या है, मेरे पास एक, तो मेरी प्रेजेंट स्टेट क्या है, लैक की स्टेट। मैं किस स्टेट से, मैं मैनिफेस्ट तो कार कर रहा हूं, 1 करोड़ रुपया कर रहा हूं, लेकिन किस स्टेट से कर रहा हूं, लैक की स्टेट से। यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, कार इज दैट वांटिंग, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर, एंड हु यू आर राइट नाउ, यू आर अ पर्सन हु इज इन लैक, हु इज इन फियर, हु इज इन डाउट। ये तीनों चीजें कभी समाप्त नहीं हो सकती अगर आप सिर्फ उस चीज पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने ग्रैटिट्यूड शुरू किया, जैसे ही आप अभी हैप्पी हो गए, सो जो आपको कल चाहिए था, अगर मान लो ये यश है, यश को 1 करोड़ रुपए चाहिए, यश को अभी मिल गए, तो क्या वो डाउट में है, नहीं। क्या वो फियर में है, नहीं। क्या उसके पास कोई लैक है, नहीं, क्योंकि वो तीनों चीजें उसको अभी मिल गई, वो तीनों इमोशंस फुलफिल हो गए। अब क्या ये गाड़ी के होने से होते हैं या उसके भाव के होने से होते हैं, क्योंकि जब वो गाड़ी ले लेगा तो उसके 3 साल के बाद वो कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहा होगा और उसके पास फिर इन 3 चीजों की कमी होगी। सो इट्स नॉट दैट कार जो आपकी जिंदगी में फुलफिलमेंट लेके आएगी, इट्स दोज इमोशंस। तो अगर मैंने उन इमोशंस को अभी जीना शुरू किया तो मेरे पास डाउट नहीं है, मेरे पास लैक नहीं है और मेरे पास कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं अभी आनंद में हूं,
कनेक्टिंग बैक टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आई कोटेड शंकर भगवान की, कि उसे सदा ही डर रहता है जो ऊंचा चढ़ जाएगा, जो बैठा है धरती पे उसे नीचे कौन गिराएगा। इट्स नॉट अबाउट कि गाड़ी पे बैठने वाला ऊपर हो गया दूसरा धरती पे, नहीं। उसने कहा कि मेरे पास भाव, मैं अगर लंका में जाके बैठूंगा तो भी मैं वही इंसान हूं। मैं मृग छाल बिछा के इस पर्वत के ऊपर बैठता हूं, मैं तो भी वही इंसान हूं। तो ये मेरे से छिन गई तो मुझे डर नहीं है। वो इंसान जो गाड़ी पाना चाह रहा है, जब उसने वो तीनों भाव पा लिए तो वो कह रहा है मिले ना मिले बाद की बात है, मैं तो पहले ही संतुष्ट हूं। और जो जैसा है, जो एनर्जीज जैसी हैं, उसको वैसा ही दिया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ क्वांटम फिजिक्स, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इसी पे बेस्ड है। पार्टिकल्स जो नॉन डुअलिटी में, नॉन एंटैंगल्ड से एंटैंगल्ड हो जाते हैं, क्वांटम फिजिक्स जब मैंने पढ़ा तो पता चला वो यही स्टेट करता है। तो इसका मतलब वो चीज मुझे फुलफिलमेंट नहीं देगी। मुझे, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है बाहर, आप बाहर से आए, मैंने आपको एक गिलास पानी ऑफर किया, आपने पानी पिया, आनंद आएगा? यस। गर्मी से आए, पानी ऑफर किया, पानी पिया, एक गिलास, आनंद आएगा? दूसरा गिलास दिया, आनंद आएगा? आएगा थोड़ा सा। तीसरा दिया, चौथा दिया, अब मैं कहूं ये छठा गिलास पी। पानी में आनंद नहीं था, होता तो छठे गिलास में भी आता। आनंद उस प्यास की तृप्ति में था। प्यास बुझ जाने में आनंद था, पानी में नहीं। गाड़ी आएगी तो प्यास क्या बुझेगी? मैं हैप्पी होऊंगा, मैं सिक्योर होऊंगा और मैं ग्रेटफुल होऊंगा। तो अगर वो प्यास अभी बुझ गई आपकी, तो फिर आप डर में नहीं हो, आप लैक में नहीं हो, आप घबराहट में नहीं हो, आप डाउट में नहीं हो। यू विल मैनिफेस्ट हु यू आर। हु यू आर? अ हैप्पी पर्सन, a satisfied person, secure person, and a grateful person. And from where you are expecting, manifesting right now, from this state, happiness, gratitude, and secure. You are not manifesting ab from the state of lack, from the state of fear, and from the state of doubt. पहले जब मैं सिर्फ मैटर के बारे में सोच रहा था, गाड़ी 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 गाड़ी, तो मैं कहां से मैनिफेस्ट, अरे यार नहीं हुआ तो क्या होगा, 369 फॉर्मूला लगाऊं सर, सर एफर्मेशन लिखूं सर, सर ये मैं डाउट में हूं, मुझे क्लैरिफाई करो मैं क्या लगाऊं सर। क्योंकि मुझे लगाने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पाने में इंटरेस्ट है। मैं अभी आनंदित हूं, जो करते हो करो यार, मेरी तो प्यास बुझी हुई है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो वो जो पाना चाह रहा है, उसको सिर्फ वो भाव लिखेगा और उन भाव को एक्सपीरियंस करने लगेगा आज से, तो वो देखेगा वो जो फियर था, वो जो डाउट था और वो जो लैक था, ये तीनों डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे। किसी ने मुझसे मैंने किसी से पूछा कि अंधेरा एक कमरे में बहुत ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा अगर अंधेरे को भगाना है? वो बोला लाइट जलानी पड़ेगी। मैं कहा नहीं, अंधेरे को भगाओ। तो सर लाइट जलानी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, अंधेरे को भगाना है। तो सर भगा नहीं सकते, लाइट ही जलानी पड़ेगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैं लैक को खत्म करने पे फोकस करूं तो मेरी पूरी एनर्जी लैक में जा रही है। मैं सारा दिन यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में गलती क्या कर रहे हैं कि मैं लैक नहीं, मैं अबंडेंट फील करूं, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई हैव 1 करोड़ रुपया। मैं जब मैं उसको एनर्जी दे रहा हूं तो एक्चुअल में मैं लैक को ही तो एनर्जी दे रहा हूं कि मैं लैक को खत्म करूं, मैं अपनी बॉडी को ये फील करवाऊं दैट आई एम नॉट लिविंग इन लैक, बट अल्टीमेटली आई एम लिविंग इन लैक। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू मैनिफेस्ट। तो इसलिए मुझे एनर्जी किसको देनी है? हैप्पीनेस को, ग्रैटिट्यूड को, सिक्योरिटी को, सेफ्टी को। तो मेरा भाव बदलेगा और भाव ही भगवान है। भगवान को मांगने से मंगते बना, हम मांगने से कुछ नहीं मिलता जी। वो कहता है जो हो वही दिया जाएगा, क्योंकि भगवान खुद कर्म नहीं बदल सकते। और ये एक धर्म नहीं, ये हर धर्म बोल रहा है। श्री कृष्ण जब अपने जीवन की आखिरी समय में थे, जब वो मानव रूप लेके यहां पे आए, आखिरी समय में थे, उनकी मृत्यु हुई। किसने की? एक भील ने। उनके पांव में मणि थी, उसने मणि को समझा कि हिरन की आंख है, उस भील ने तीर चलाया, श्री कृष्ण के पांव में लगा और श्री कृष्ण मरे। इस संसार से अपने शरीर को त्याग करके गए। वो आया, वो बोला कि मेरे से देखा, उसने कहा हिरन नहीं भगवान हो आप तो मेरे से गलती हो गई। बोले गलती नहीं हुई, पिछले जन्म में तू बाली था और मैं राम था, और मैंने पेड़ के पीछे छुप करके तेरे ऊपर वार किया था। आज तूने वही करना था मेरे साथ और मेरे साथ ये होना था। भगवान अपना कर्म खुद नहीं बदल पा रहे, वो कह रहे ये भोगना पड़ेगा। आप कैसे बदल रहे हो? एक ही चीज से, भाव से। क्योंकि मांगने से भगवान भी मांगे कि मेरी मृत्यु ना हो, तो ये मानव शरीर के लिए पॉसिबल नहीं है। भाव बदलना पड़ेगा।
सिर्फ भाव बदलते हैं, तो आप यहाँ पर खुद देखेंगे कि ये लोग, मैं ये नहीं चाहूँगा इनसे किसी से भी जो पॉडकास्ट देख रहा है कि आप यहाँ अभी कमेंट करें। मैं कहूँगा जो चीज़ें अगर आप ये फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, जो चाहते हो, वो देख लो, उसके पीछे का भाव आज से जीना शुरू करो। लोग यहाँ 10 दिन बाद आएँगे, महीने बाद आएँगे इस वीडियो पे, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वापस आएँगे कोई, और वो कमेंट कर रहे होंगे। ये मतलब ये स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो यहाँ से स्पेसिफिकली। वो कमेंट कर रहे होंगे कि सर मैंने भाव बदला, मेरा जीवन बदला। क्योंकि इन दैट केस वी आर नॉट मैनिफेस्टिंग फ्रॉम मैटर टू मैटर व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन क्वांटम वर्ल्ड, फ्रॉम एनर्जी टू एनर्जी, फ्रॉम भाव टू भाव। क्योंकि आज भाव पैदा करूंगा तो भाव ही फुलफिल होगा और कुछ नहीं। तो दिस इज हाउ इट अकॉर्डिंग टू मी। इस सब प्रोसेस में मेंटल मूवी टेक्निक का क्या रोल रह सकता है? देखिए, अगर मैं इस पूरे प्रोसेस की बात करूं तो मेंटल मूवी टेक्निक इज द किंग टेक्निक इन दिस प्रोसेस। क्योंकि अभी जो मैंने बोला कि फ्यूचर इवेंट को प्रेजेंट में कोलैप्स करना है, ये मेंटल मूवी टेक्निक के थ्रू ही पॉसिबल है, जिसको हम साधारण भाषा में विजुअलाइजेशन बोल रहे हैं। मेंटल मूवी का मतलब है कि अपने माइंड में अपने फ्यूचर इवेंट की एक मूवी बनाना हम्म, और उस मूवी को प्रेजेंट में देखना। हम्म, मान लो मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, अब हम्म, मूवी में कोई एक मूवी थी यार, उसमें शाहरुख खान मर जाता है, पता नहीं कौन सी थी, राम जाने, कोई ऐसी, कोई मुझे ध्यान नहीं, कोई मूवी थी। मैं देख रहा हूँ सब रो रहे हैं, इधर ये भी 2 लेडीज़ बैठी रो रही हैं, वो भी सब। अरे भाई वो मतलब वो शाहरुख खान है, वो स्क्रीन पे है। लेकिन हमारा माइंड जब उसको इमेजिनेशन, जब वो कोई भी मूवी देखता है तो उसको लगता है दिस इज़ रियल, दिस इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और आप थोड़ी देर के लिए, मतलब ये जितने यंग जवान लड़के बैठे हैं, ये जब वो देखते हैं ना सैयारा, तो इनको लगता है कि ये अपुनी है। हम्म, लिटरली, क्योंकि आपका माइंड बिलीव ही नहीं करता कि ये कोई मूवी चल रही है। तो वो जो फ्यूचर इवेंट है, उसकी मूवी, आपका फ्यूचर कैसा हो, आपका फ्यूचर कैसा हो, उसकी एक मूवी बनाओ कि फ्यूचर में मैं इतना हैप्पी हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, मैं ये गाड़ी है, मैं ये घर है, मैं ऐसा हूँ। वो जो भी चीज़ें हैं उसको क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद उसको देखो प्रेज़ेंट में कि वो फ्यूचर को मैंने ड्रॉ कर लिया अभी। क्लोज़ योर आइज़ और अपने माइंड को ये बताओ, क्योंकि वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता, कि फ्यूचर फ्यूचर में नहीं है, फ्यूचर प्रेज़ेंट में है और मैं उसको अभी जी रहा हूँ। तो मेंटल मूवी अगर आप क्रिएट, अपनी मेंटल मूवी हर इंसान बना सकता है। वो मेंटल मूवी जो वो भविष्य में देखना चाहता है अपने साथ होता हुआ, उसको प्रेजेंट में देखे, तो ये विजुअलाइजेशन सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट हो जाएगा उसकी जिंदगी का। और ये जो चीजें उसकी जिंदगी में देगा, फुलफिलमेंट, अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट्स, हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिसफुलनेस, वो उसके जीवन की करंट स्टेट को बदलेगी। एंड वी नेवर अट्रैक्ट व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ, वी ओनली अट्रैक्ट हु वी आर। और अगर करंट स्टेट बदली तो आई एम मैनिफेस्टिंग फ्रॉम दैट करंट स्टेट विच इज एलिवेटेड, जो भीड़ से, जैम से ऊपर है, जो सब देख पा रही है कि विच इज गुड, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर मी। और ये मूवी जब यश देखे तो सिमिलर मूवी एवरीडे एक बार स्क्रिप्ट कर ले अच्छे से, उसकी इमोशंस को अच्छे से फील कर ले, उसके विजुअल्स को अच्छे से फील कर ले कि जो मूवी चल रही है चलने दे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मेंटल मूवी में भी बहुत जरूरी है उसका भाव। हम्म, अगर, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये होता है कि वो सेम मूवी देख के मोनोटोनस हो जाते हैं और हम्म, फिर उनको वही, जैसे एक कार जो नई नई आई, वो जो इमोशन दे रही है वो 6 महीने बाद वो इमोशन नहीं, नहीं दे रही है। हम्म, तो अगर वो मूवी उसको वही ट्रिगर, वही रश दे रही है, हम्म, तो मूवी इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट भाव इज इंपॉर्टेंट। बट इफ दैट भाव इज मिसिंग तो उसमें थोड़ा स्पाइस, थोड़ा तड़का, थोड़ा बिग बॉस का वो क्या होता है, वो थोड़ा, है ना, कुछ बढ़िया उसको और हाँ, बनाओ, स्क्रिप्ट नहीं लिखो, बागी 1 बनाओ, बागी 2 बनाओ, बागी 3 बनाओ, बागी 10 बनाते जाओ और गोलमाल हाँ। 50 तक बनाते जाओ। इंपॉर्टेंट इज दैट भाव, इफ यू आर एबल टू फील, इफ यू आर एबल टू बी इन दैट बी भाव, इन दैट भाव, तो सही चल रही हूँ। तो सही चल रही है हाँ, मूवी। लेकिन अगर आपको लगे कि मैं अब उतना रश, मेरे को वो भाव नहीं आ रहा, क्योंकि असली में भी वो गाड़ी आ जाएगी 6 महीने बाद, वो भाव हाँ। नहीं आएगा। आई एम लिटरली टेलिंग यू, ट्रू लिटरली ट्रू है, सबने ये सबने चीजों ये को चीज एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस किया है। किया है। कोई चीज जो एस्पिरेशन थी, कोई मोबाइल ही हो, लेना है, जब ले लिया 10 मिनट बाद उसी मोबाइल पे अगर कॉल आ गई कोई, वो 10 मिनट में भाव खत्म हो जाएगा। 10 मिनट में भाव खत्म हो जाता है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट भाव। हम्म, इफ यू आर एबल टू मेंटेन तो दैट इज डूइंग गुड फॉर यू। इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन तो वो मैकेनिकल हो गया। फिर यू नीड टू चेंज दैट सिचुएशन कि अब मैं इससे, और जैसे हम अगर, जैसे आपने स्टार्टिंग में नशा वर्ड का प्रयोग हम्म, किया था, तो अगर हम इसको उसमें भी देखें तो वो पीने वाले को पहले 2 पैग में वो सेट हो जाता है। हम्म, फिर वो, मतलब वो 4 में भी उसको लगता है, सिगरेट पीने वाला भी ऐसे ही करता है, वो एक कश में उसको लगता है, फिर वो हम्म, पैकेट-पैकेट निकाल रहा है। हम्म, क्योंकि अब वही डोपामाइन उसको, वही भाव राइट। उसको
लेकिन अगर वो आपको भाव दे रहा है तो मतलब मेरा मूवी की कंसिस्टेंसी या उसको चेंज करने पे बिल्कुल फोकस नहीं है। मेरा बात है। फोकस है भाव को मेंटेन रखने पे। तो अगर किसी ने वो किया तो अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते आखिरी क्वेश्चन मैं यश के बिहाफ पे नहीं पूछ रहा, अपने बिहाफ पे पूछ रहा हूँ। सो हिमीश के बिहाफ पे एनी 3 बुक्स यू वुड सजेस्ट? हाँ, मैं सबसे पहले तो बिकमिंग सुपरनैचुरल डॉक्टर हाँ। जो डिस्पेंजा की एक बुक है। हुँ, हुँ, मैं कहता हूँ ये स्कूल के सिलेबस में होनी चाहिए। हुँ, स्कूल के सिलेबस में। यू कैन हील योर लाइफ। हुँ, लुईस हे ने लिखी ये बुक। लोगों को लगता है कि ये बुक सिर्फ अपने बॉडी के फिजिकल, क्योंकि उनको कैंसर था, उन्होंने खुद हाँ, से इसको हील किया, तो इट्स ऑल अबाउट कि आप नहीं, इट्स अबाउट हीलिंग दोज इमोशंस व्हिच आर स्टक इन योर बॉडी बिकॉज़ बॉडी कीप्स द स्कोर। हाँ, वो इमोशंस आप हील करते हो तो आप सिर्फ अपनी फिजिकल हेल्थ को नहीं, मेंटल हेल्थ को, फाइनेंशियल हेल्थ को, स्पिरिचुअल हेल्थ को, सोशल हेल्थ को, रिलेशनशिप की सब चीजों को क्योर करते हो। सो यू कैन हील योर लाइफ बाय लुईस हे। और तीसरी बुक ये जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जिसने मेरी जिंदगी को बदलने में एक सबसे बड़ा योगदान दिया, ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा की एक बुक थी, प्लेसीबो। यू आर द प्लेसीबो, कि हाउ प्लेसीबो वर्क्स। प्लेसीबो इज अ मेंटल फिनोमिना। आपका माइंड कैसे चीजों को प्रिसीव करके सिर्फ सच मानने लगता है। और अगर आपका माइंड ये माने कि मेरे को कोई बीमारी हो रही है, मेरे को कोई बीमारी, दिस इज अ डिजीज, यू नो, मेरे को ये था, इसको बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्रिया। हुँ, हाइपोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक इंसान ये सोचता है कि यार, जब वो देखता है ना इसको कैंसर हो गया, वो कहता है मुझे तो नहीं हो रहा, मेरे को तो नहीं। वो किसी का हार्ट अटैक सुनता है, उसको लगता है यार मुझे भी हार्ट अटैक आने वाला है, मेरे को डॉक्टर के पास लेके चलो, मेरा पर्स बड़ा तेज, दिस इज हाइप, मुझे था ये हाइपोकॉन्ड्रिया। मैं किसी का हार्ट अटैक सुनता था और मैं बोलता था कि हॉस्पिटल लेके चलो क्योंकि मुझे भी हार्ट अटैक आने वाला है। और ऐसा बोला जाता है कि जो व्यक्ति हाइपोकॉन्ड्रिक स्टेट में लंबा रहता है वो उस डिजीज को मैनिफेस्ट कर लेता है बॉडी में। क्योंकि डिजीज तो एक अलग चीज है, दिखते उसके सिम्टम्स हैं, और वो सिम्टम्स अभी अपनी बॉडी को दिखा रहा है राइट नाउ। और वो सिम्टम्स सारे के सारे बॉडी में आने पर, तो ये प्लेसीबो को पढ़ के पता चलता है कि हाउ प्लेसीबो एंड नोसीबो वर्क्स। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाई दी जा रही है और मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, अगर मेरा बिलीफ है हुँ, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर इसीलिए लोगों को कोई मंदिर जाके मत्था टेक के ठीक हो जा रहा है, वो शक्ति है, लेकिन आपका बिलीफ काम करता है। और ये प्लेसीबो पढ़ के समझ में आता है कि प्लेसीबो इज रियल। यस, आपका भाव मूर्ति को भगवान बनाता है जब उसमें प्राण यस। प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो वो किसी के लिए मूर्ति है, किसी के लिए बेचने की वस्तु, किसी के लिए घड़ने की चीज है। आपके घर में आती है, आप मंदिर में जाते हैं, ऐसा करते हैं, भाव बदल जाता है, क्योंकि भाव ही मंदिर को मंदिर बनाता है। अगर वही भाव घर में ले आओ तो घर भी मंदिर है, और वही भाव मंदिर में ना हो तो मंदिर भी मंदिर नहीं है जी। तो इसलिए भाव ही भगवान है। मैं इस चीज में विश्वास करता हूं, और मुझे लगता है लोग ये समझ जाएं तो ये जीवन को अद्भुत तरीके से बदल सकता है। आई होप कि इस पॉडकास्ट में बताए हर एक स्टेप से आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन हुई होगी, आपको कई करेक्शंस नजर आई होंगी और आगे के लिए कई एक्शंस नजर आए होंगे। और किन टॉपिक्स पर आप पॉडकास्ट चाहते हैं और किन गेस्ट को आप इस पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।